बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर रात के इस पहर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस तकलीफ़ देही की आपसे माज़रत भी चाहते हैं, लेकिन ख़बर बड़ी अहम थी जो आपके साथ डिस्कस भी करनी है। उस ख़बर की जो मज़ीद बड़ी तहलका खेज़ किस्म की तफ़सीलात हैं वो भी आपके साथ हमने शेयर करनी है। और फोकस है कि ये जो इमरान खान साहब के दस्ते राज रहे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा रहे उस्मान डार साहब, जो 9 मई के वाक़ये के बाद रोपोश थे। चंद दिन पहले ख़बरें सामने आईं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनकी बाज़ियाबी के हवाले से हाई कोर्ट से रिव्यू भी किया गया था। लेकिन आज अचानक वो सहाफ़ी एंकर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में आते हैं और आकर बड़े बड़े तहलका खेज़ किस्म के उन्होंने इंकशाफ़ात कर दिए। उस्मान डार साहब के इंकशाफ़ात पर भी अभी कुछ देर में हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि उस्मान डार साहब ने कामरान शाहिद साहब का इंतखाब क्यों किया। ये इंटरव्यू जो दुनिया न्यूज़ पे चला, ये किसने करवाया, उस्मान डार कामरान शाहिद के पास कैसे पहुँचे, और इसके साथ साथ इस इंटरव्यू के बाद अब अगला नंबर किसका है, कप्तान का कौन सा खिलाड़ी इंटरव्यू देगा। पिक्चर नाज़रीन अभी बाकी है। और खान साहब के लिए क्यों ज़रा ये कहते हैं कि नवंबर का महीना इमरान खान साहब पर भारी पड़ने का इम्कान है, भारी पड़ने का इम्कान है। तो ये सारी डिटेल पर इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम बात करेंगे, तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो उस्मान डार साहब ने इंटरव्यू दिया, इस पर मैं मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, ट्विटर एक्स पे देख रहा था कि देखें जी उस्मान डार साहब कहाँ पे थे, किन के पास थे, इतने दिनों तक ये मंजर आम पे नहीं थे, रोपोश थे, लापता थे, सामने नहीं आ रहे थे, अब अचानक से सामने आए हैं और कामरान शाहिद को जाके इंटरव्यू दे दिया। तो ये तो साफ़ नज़र आ रहा है कि उस पर तशद्दुद करके दबाव डाल के उस्मान डार साहब को जो है वो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बिठाया गया है। अभी जितनी बातें, जितना प्रोपोगंडा इस इंटरव्यू का किया जा रहा है उस्मान डार साहब का, बात यह है कि कौन सी ऐसी बात उस्मान डार साहब ने इस इंटरव्यू में की जो पहले नहीं कही गई, जो पहले आप नाज़रीन के कानों तक नहीं पहुंची। कौन सी ऐसी खबर, कौन सी ऐसा इंकशाफ था जो पहली मर्तबा उस्मान डार साहब कर रहे थे। अब मैं वो चीज़ें आपको रिमाइंड कराऊंगा, क्योंकि हमारी कौम भूल जाती है और उनको रिमाइंड करवाना पड़ता है। ये जो उस्मान डार साहब ने बात की कि ये जो सारी प्लानिंग हुई, जो 9 मई का वाक़या हुआ और जो लॉन्ग मार्च चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने किया रावलपिंडी तक, वहाँ से वापस हो लिए, ये खान साहब की प्लानिंग थी, ये खान साहब का मंसूबा था, खान साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, खान साहब इसके मोहरे हैं, मंसूबा उनका था। और साथ में इस इंटरव्यू के अख्ताम पे उस्मान डार साहब ने यह भी कहा कि वो तहरीक इंसाफ को भी छोड़ रहे हैं और वो सियासत से भी किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन एक मुतालबा जाते जाते वो करके गए। उस्मान डार ने कहा कि जो भी 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, और जो मासूम पकड़े गए हैं ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उनको बरी होना चाहिए, उनको रिहा किया जाना चाहिए। अब ये जो अक्टूबर 2022 में खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, उसका मकसद क्या था, ये बहुत मरतबा बात हो चुकी है, पीटीआई के अपने लोग आके बात कर चुके हैं कि बल्कि वो आज़ाद कश्मीर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं तनवीर इलियास साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब, उन्होंने कह दिया था कि खान साहब को मैंने फ़ोन करके कहा था कि आप नवंबर के महीनों में लॉन्ग मार्च ना करें। खान साहब ज़ख्मी हुए थे, पहले अक्टूबर में चले थे, फिर नवंबर में आए थे। तो क्या कहा था सरदार साहब ने कि मैंने खान साहब को फ़ोन करके कहा था कि यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है 26 को 25 को, आप रुक जाएँ, एक दो दिन के बाद कर लें। तो सरदार साहब ने कहा था कि मुझे ये सवाल करने पे, ये तजवीज़ देने पे इमरान खान साहब ने कहा कि इस दौरान तो फिर आर्मी चीफ़ की तैनाती हो जाएगी। तो खान साहब तो आर्मी चीफ़ की तैनाती रुकवाना चाहते थे। वही बात उस्मान डार साहब ने आज इस इंटरव्यू में दोहराई है, कोई नई बात तो नहीं की। दूसरे जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से बात की उस्मान डार साहब ने कि खान साहब जहन साजी करते चले आ रहे थे, खान साहब ने सबको कह रखा था, टारगेट दे रखे थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा तो आपने इन मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुँचाना है, आपने मिलिट्री इमलाक को टारगेट करना है। ये कि उस्मान डार साहब ने कोई पहली मरतबा बात नहीं की, खान साहब खुद कह चुके हैं, खान साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं, खान साहब के कई बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। क्या खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ठहर के नहीं कहा था कि मुझे जिन्होंने गिरफ़्तार किया था उन्हीं के खिलाफ ही रद्द अमल आना था। खान साहब कहते हैं कि रेंजर वालों ने पकड़ा था
तो अटैक तो फिर फ़ौज के ऊपर करना था। लेकिन इससे भी क्लियर जवाब, इससे भी वाज़ेह अल्फाज में इमरान खान साहब ने जवाब कहाँ पे दिया था, जब इमरान खान साहब नैब की हिरासत में थे, जब 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था। खान साहब से ऐसी एक तफ्तीशी ने सवाल पूछा कि खान साहब, आपके जो लोग हैं आपकी गिरफ़्तारी के बाद सड़कों पे निकले हुए हैं, वो तो मिलिट्री इमला को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और ये मैं ख़बर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये दोबारा से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपका रिमाइंड करवा रहा हूँ कि उस नैब के ऑफिसर ने खान साहब से कहा कि आपके लोग ने तो पूरा मुल्क जैम कर दिया है, इदारों को टारगेट कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, जलाओ गिराओ चल रहा है, पूरा मुल्क का जो पहिया है रोक दिया गया है। उस बंदे ने खान साहब को डरते डरते कहा, खौफ के साथ, खदशे के साथ कहा, खान साहब कहीं आपके बंदे यहाँ पर तो नहीं आ जाएंगे। तो हमने आपको खबर दी थी कि खान साहब ने कहा था कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं आएंगे, उनको पता है, उनको बता के आए हैं कि उन्होंने कहाँ पे जाना है। कि खान साहब ने खुद नैब के तफ्तीशी से कहा था, ये अल्फाज नहीं थे कि मैं उनको बता के आया हूँ, खान साहब ने कहा था कि वो यहाँ पे नहीं आएंगे, बेफिक्र हो जाओ, उन्होंने जहाँ पे जाना है उनको पता है कि उन्होंने कहाँ पे जाना है। और फिर वो मुराद सईद साहब की एक ऑडियो भी सामने आई थी, उसमें क्या कह रहा था मुराद सईद, यही कह रहा था ना कि जो आपको टारगेट दिए गए हैं आप अपने अहदाफ पे पहुँचें, जाएँ वहाँ पे जो आपको कहा गया है वो सब कुछ कर गुजरें। तो ये शहर अफरीदी के, और फिर इससे हट के वो कुछ 9 मई के वाक़े के बाद कुछ ऑडियो स्टेटमेंट भी आए थे। ऑडियो स्टेटमेंट को चलें छोड़ दें, कुछ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी आए थे जो पीटीआई के ग्रुप से मुतल्लिक थे, सोशल मीडिया के, वहाँ पे क्या बातें हो रही थी। अब ये जो आज उस्मान डार साहब ने बात की है, इसमें क्या खान साहब जो बयानात देते रहे कि खान साहब ये करना है, वो करना है, इस तरह से प्रोपेगेंडा करना है, ये तो आदिल राजा साहब की आज एक ऑडियो जो सामने आई है उससे आपने कोई अंदाज़ा लगाया? मेरे ख्याल नाजरीन ने शायद अंदाज़ा ना लगाया, हो सकता लगाया भी हो, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से भी देखता हूँ कि ये जो खान साहब बयानियाँ बना रहे थे फ़ौज के ख़िलाफ़, या 9 मई का जो वाक़या था, ये तो कह दिया अपने उस्मान डार साहब ने कि बगावत कराने की कोशिश थी कि चलें नवंबर अक्टूबर में 2022 में तो आसिम मुनीर की तकरीर हम ना रखवा सके, लेकिन इसके ज़रिए हम प्रेशर डाल के आसिम मुनीर साहब का फ़ौज में रहना, बतौर आर्मी चीफ रहना मुहाल कर देंगे, फ़ौज में बगावत हो जाएगी और आसिम मुनीर शाह साहब को हटा के नया आर्मी चीफ आ जाएगा। ये इंकशाफ पहले भी किया, तनवीर रियाज साहब ने भी किया, आज उस्मान डार साहब ने भी किया। हम भी आपको बताते रहे कि ज़रा ये बताते हैं कि ये जो 9 मई का वाक़या है ये फ़ौज में बगावत डलवाने की कोशिश था। कोर्ट मार्शल हुआ कि नहीं हुआ? कोर्ट मार्शल के नतीजे में अपने लोगों को फ़ौज से निकाला गया, नहीं निकाला गया? हुआ ना सब कुछ। अब आप देखें, जो हम बात करते थे, ये जो खान साहब इंकशाफ करते थे ना कि मेरे ऊपर ये हमला होगा, मेरे ऊपर ये होगा, मेरे खिलाफ़ ये साजिश की गई है, इतने लोगों का ग्रोथ तैयार कर लिया गया है, आईजी इस्लामाबाद को टास्क दे दिया गया है और पंजाब के आईजी को टास्क दे दिया गया है और स्पेशल लोगों को तैयार किया गया है। ये आदिल राजा साहब जो है बात किया करते थे लंदन में, और हम आपको बताते थे कि ये खान साहब इस तरह की बातें करते हैं। लंदन में बैठ के, बरतानिया में बैठ के आदिल राजा व्लॉग करता था, ट्वीट करता था, खान साहब उस बात को फॉलो करते थे। लेकिन अब तो आज ये चीज़ें सामने आई हैं, सोशल मीडिया पे जो चल रही हैं, कि ये कम्युनिकेशन बाकायदा बराह रास्त होती थी। और आदिल राजा पे इल्ज़ामात लगे हैं कि वो जो पेडलर हैं भारत की खुफिया एजेंसी के, उनके साथ राब्तों में है। मुझे इस हकीकत का नहीं पता, लेकिन खान साहब जो बयानियाँ बनाते थे बरतानिया से, लंदन से, जो आदिल राजा साहब वहाँ से कहा करते थे, जो अपने व्लॉग में, अपने ट्वीट्स में खान साहब उसको यहाँ पे दोहराते थे। अब ये जो इंटरव्यू दिया, क्यों दिया, इसकी एक जो वजह मुझे समझ आती है कि कामरान शाहिद साहब का इंतखाब क्यों किया गया। उसकी वजह ये है कि कामरान शाहिद साहब का जो अपना उनका 8 बजे की स्लॉट है, जो प्रोग्राम है, उसमें हमने जितनी अपीयरेंस होती थी पीटीआई की तरफ से, ये 9 मई के वाक़े से पहले सबसे ज़्यादा उनके प्रोग्राम में उस्मान डार साहब हुआ करते थे। उन्हें बात करने का पूरा मौका भी मिलता था और वो दूसरों की बात सुनते भी थे और ख़ान साहब का भरपूर दिफा करते थे। तो बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने जो इंतखाब किया कामरान शाहिद साहब का, उसकी वजह ये थी कि माजी का जो उनका दरीना ताल्लुक़ था, उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर उन्होंने जाके अपने आप को कंफर्ट जोन में समझा और एंकर सहाफ़ी कामरान शाहिद साहब के इंटरव्यू का या उनका इंतखाब किया कि मैं इनको हकीकत और सच बताऊँगा। और ये होता है नाज़रीन, जो लोग कह रहे हैं कि कामरान अपना ये उस्मान डार साहब ये कह रहे हैं प्रेशर के तहत, तशद्दुद के तहत,
कोई तशद्दुद का निशान उनके जिस्म पे या उनके बोलते हुए कुछ नज़र आ रहा था, उनके चेहरे के ऊपर कोई दबाव नज़र आ रहा था? ये होता है। और जब खान साहब आए थे, वज़ीर-ए-आज़म बने थे मुल्क के, तो हम भी किसी वक्त उनको सपोर्ट कर रहे थे। यार पहली मरतबा ये बंदा आया है और कोई माजी इसका नहीं है इस तरह का, सियासत में भी कोई ऐसा नहीं है, कोई इसके ऊपर इसके दामन पे कोई दाग भी नहीं है, सपोर्ट किया। लेकिन फिर जब हमने देखा कि ये तोशा खाना का तो जनाब ने पूरा बेच के खा गया, डकार भी नहीं मारा, और अब पूछ रहे हैं तो छुप रहा है कि हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। भाई दोस्त ममालिक के तहाइफ की सिर्फ तफसीलात देने से क्या ताल्लुक़ है? हम कह रहे थे ना कि दोस्त ममालिक के नाम ना बताएं, आप तहाइफ का बताएं, कितने तहाइफ हासिल किए, कितने मार्केट में बेचे। तो खान साहब नहीं दे रहे थे। खान साहब वजारत उस्मा से जब हटे, नई इत्तेहादी हुकूमत आई, उसने सारा कुछ जो है वो मंज़े-आम पे ला के रख दिया। और खान साहब उसका क्या बयानिया बनाते रहे कि बाकियों ने भी तो लिए हैं, हमने भी लिए हैं। यानी खान साहब जो अपने आप को महात्मा बना के पेश करते थे, फिर वो ज़रदारी और नवाज शरीफ के साथ अपना खुद ही मुकाबला कर रहे थे कि उन्होंने भी लिया, उन्होंने गाड़ियाँ लीं। यार मैंने तो घड़ियाँ लीं। चलो यार वो तो गाड़ियाँ ले रहे थे, उनका केस भी चल रहा था। तुम तो नीट एंड क्लीन आए थे, तुम तो अपने आप को उनके बराबर बनाते ही नहीं थे, खड़ा ही नहीं करते थे। तुम तो कहते थे मैं तो मिस्टर नीट एंड क्लीन हूँ, सादिक और अमीन हूँ। तो तुमने तो उससे भी जो है वो क्या कहते हैं कि नीच वाला काम किया। नीच का मतलब वो खुद नीच नहीं, मतलब ऐसा काम किया कि तोशा खाना सारे आपने उठा लिया, सारा बनी गाला मुंतकिल कर दिया। वो तो एक गाड़ी लेके गए थे, गाड़ी कितने की थी वो भी आप पता कर लें। खान साहब ने जितने के तहाइफ लिए हैं, वो जो गाड़ी नवाज शरीफ ने ली थी या ज़रदारी ने ली थी, वो उससे कम मालियत की थी। और खान साहब फिर ये भी झूठ बोलते रहे कि मैंने तो 50% पे लिया है। रसीदें जो सामने आई, खान साहब ने भी 20% अदा किया। और खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने तो क्या कहते थे कि वो इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म तोहफ़े लेता है, उसको हटा दिया गया, फ़लाँ वज़ीर-ए-आज़म साइकिल पे आता है, आप हेलीकॉप्टर पे आते थे, आप दूसरों के तहाइफ पे बात करते थे, सबसे ज़्यादा तहाइफ आपने हासिल किए। लेकिन चलें असल मुद्दे की तरफ आते हैं। इस नाज़रीन इंटरव्यू के बाद जो हमारी ज़राए के साथ बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये आखिरी बंदा नहीं है उस्मान डार। उन्होंने कहा कि और भी बंदे हैं जो अगले दिनों में आएंगे। इस बात का इम्कान है कि वो भी आके इसी तरह के इंटरव्यू देंगे या इस तरह का इंकिशाफ करेंगे। हमें ज़राए ने यह बताया है दबे लफ्ज़ों में कि आप देखें, हमने नाम खरीदने की कोशिश की लेकिन हमें नाम नहीं पता चला, हमें नाम नहीं बताया गया। लेकिन दबे लफ्ज़ों में जो हमने पूछा कि आप, तो उन्होंने हमें यह जवाब दिया कि आप गिनती करें कि कौन कौन से प्रोमिनेंट लोग, नामवर लोग जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहे और वो किसके पास हैं। उसने कहा अपनी मर्ज़ी से भी हो सकते हैं। ये जो हवा चलाई गई कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ रब्ता कर रही है कि मफाहमत करते हैं, कोई डील कर लेते हैं, कहते वो भी तो इन्होंने फैलाई थी। इनके अपने साबिक स्पीकर कैसर साहब जो थे, क्या नाम था उनका, कैसर साहब, जो स्पीकर कौमी असम्बली थे, असद कैसर साहब, वो गए थे ना अपने मोहम्मद अली दुरानी के पास। मोहम्मद अली दुरानी तो उनके पास चल के नहीं गया था। और ये हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से रब्ता हो रहा है, रब्ता एक्चुअली इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो वो जो हमारे सोर्स थे उन्होंने बताया कि आप गिनती करें ये कौन कौन से हैं, उनमें से कुछ लोग सामने आ सकते हैं, आके वो भी यही बताएंगे, वो भी इंकिशाफ करेंगे, कर सकते हैं। उन्होंने कहा क्यों वो छुपे हुए हैं, इसलिए कि सच बताना चाहते हैं। तो उसमें फिर शेख रशीद साहब भी हैं। शेख रशीद साहब के साथ जो लोग पकड़े गए थे, ड्राइवर था, एक और था, वो आ गए ना वापस। शेख रशीद साहब वापस क्यों नहीं आए? जब साथ वाले वापस आ गए तो शेख साहब कहाँ पे हैं, क्यों नहीं आना चाह रहे, किस मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? इसी तरीके से फ़ारूक हबीब साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई, उसमें क्या कहा गया कि उसके साथ फ़ारूक हबीब के साथ एक भाई भी था, 2 और लोग भी थे, वो वापस आ गए। फ़ारूक हबीब क्यों नहीं वापस आए, उनको क्यों छोड़ दिया अगर किसी ने पकड़ा था? और भी ऐसे नाम हैं, मुराद सईद भी आपको नज़र नहीं आते, अली अमीन गंडापुर नज़र नहीं आते, तो कई आपको चेहरे नज़र नहीं आते। तो हमारे ज़राए का दावा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये सिर्फ़ जो चशमकुशा किस्म के, तहलका खेज़ किस्म के जो उस्मान डार साहब ने इंकिशाफात किए हैं, ये तो कुछ भी नहीं। हमारे ज़राए ने बताया कि अक्टूबर रमा माह है और जो नवंबर का महीना है वो बड़े हवालों से इमरान खान साहब पे भारी पड़ने वाला है और ख़ान साहब के खिलाड़ी सामने आएंगे। ये तो इब्तिदा है उस्मान डार साहब की,
और भी लोग सामने आएंगे जो सच बताना चाहते हैं, जो ज़मीर की आवाज़ बताना चाहते हैं, जो पहले नहीं बोलना चाह रहे थे, दबाव के नीचे थे, अपने चेयरमैन के दबाव के नीचे थे। वो सुना नहीं था आपने परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू कि असम्बली नहीं तोड़नी, वो किसी के ऑडियो लीक के हवाले से कि उसकी वजह से असम्बली टूटी, तो परवेज़ इलाही तो नहीं तोड़ रहा था, उस पर दबाव था, तो इन लोगों पे भी दबाव था। लेकिन बहरहाल पिक्चर अभी बाकी है, तो हमारे ज़राए को दावा है कि ये अभी आप इब्तिदा इसको समझें। अभी बहुत सारे लोग कप्तान के करीबी खिलाड़ी दस्ते रास्त सामने आके इससे भी बढ़ बढ़ के इंकशाफात करेंगे और बताएंगे कि खान साहब ने फ़ौज में बगावत डलवाने के लिए, आसिम मुनीर शाह साहब के हवाले से आर्मी चीफ को हटाने के लिए क्या क्या कुछ किया, क्या ज़हन साजी की, क्या प्लानिंग की, क्या मनसूबाबंदी की मुबैना तौर पर। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।